हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और ये आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरी प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बायोलॉजी का। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी प्रश्न है, जरूर पेपर में पक्का है पूछेगा। इंटर और 10 दोनों के पेपर में पूछ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं। देखिए, हम दो क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट, 3 क्वेश्चन तक इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नामांकित चित्र की सहायता से मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मनुष्य के नामांकित चित्र की सहायता से मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं मनुष्य का नर जनन तंत्र और वर्णन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जो मनुष्य का नर जनन तंत्र है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा। ठीक है, देखिए मनुष्य का नर जनन तंत्र है जो यहाँ पर देखिए यह है मूत्राशय। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, यह शिश्न। यहाँ पर देखिए मूत्र मार्ग। ठीक है, यहाँ पे वृषण, यह है वृषण कोश। वृषण कोश। ठीक है प्यारे बच्चों, यह शुक्राशय। ठीक है, और यह है हमारा लास्ट जो है मूत्र नलिका। ठीक है प्यारे बच्चों, मूत्र नलिका। ठीक है, चलिए आइए हम देखेंगे चित्र की सहायता से। आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए यह हमारा पहला जो पार्ट है, यह मूत्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि है, यह शिश्न है, यह देखिए मूत्र मार्ग है, यह देखिए वृषण है, यह वृषण कोश है, यह देखिए शुक्राशय है, यह देखिए मूत्र नलिका है। ठीक है प्यारे बच्चों, नलिका, नलिक नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं, हम बारी बारी से इन सभी को पढ़ते हैं और समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए दिया है, नर जनन तंत्र के अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नर जनन तंत्र के अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। देखिए जैसे में दिया है, मूत्राशय, शिश्न, मूत्र मार्ग, वृषण, वृषण कोश, मूत्र नलिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखेंगे इसको। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए पहले तो पढ़ेंगे वृषण कोश, दूसरे में पढ़ेंगे वृषण, तीसरे में पढ़ेंगे अधिवृषण, और चौथा पढ़ेंगे शुक्रवाहिनी, पांचवा पढ़ेंगे मूत्रमार्ग, और छठा पढ़ेंगे शिश्न, और 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे सहायक जनन ग्रंथियाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे सहायक जनन ग्रंथियाँ। आइए देखते हैं वृषण कोश। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आज देखेंगे वृषण कोश। देखते हैं, देखिए वृषण कोश, यह त्वचा से बनी थैलीनुमा संरचना होती है जिसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, क्योंकि उच्च तापमान पर शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, देखिए यह क्या कर रहा है, जो वृषण कोश होता है यह एक त्वचा से बना एक थैलीनुमा संरचना होता है। थैलीनुमा संरचना होता है जिसका तापमान जो होता है हमारे शरीर के तापमान, हमारा शरीर का जितना तापमान होता है उससे 2 या 3 सेंटीग्रेड कम होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा, क्योंकि उच्च तापमान पर जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का परिपक्व नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों,
ये देखते हैं वृषण। देखिए वृषण कोश, वृषण कोश, वृषण कोश यही है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए वृषण कोश, ठीक है, वृषण कोश आप लोगों को दिख रहा है, वृषण कोश, ठीक है, वृषण कोश यही है। यही है कि यह त्वचा से बनी थैलीनुमा संरचना होती है जिसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, क्योंकि उच्च तापमान पर शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं हो पाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया आप लोगों को। आइए चलते हैं हम अगले हेडिंग पर। आइए हम देखेंगे वृषण। वृषण को टेस्टिस भी कहते हैं, इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। देखिए नर में एक जोड़ी वृषण, नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर शिश्न के पास वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। ठीक है बच्चों, नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर शिश्न के पास वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं, जो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 से 25 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग का अंडाकार संरचना होता है, जिसे शुक्राणुओं का निर्माण तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग समझ आए। देखिए नर में एक जोड़ी जो होता है वृषण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नर में एक जोड़ी वृषण होता है जो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 20 से 25 ग्राम भार वाला गुलाबी रंग का 2 अंडाकार संरचना होती है, उसे ही हम वृषण कहते हैं, जिससे शुक्राणु का निर्माण तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स भी स्राव होता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं वृषण। देखिए यह है वृषण, यही है वृषण, देखें यही है वृषण। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिखें वृषण, यही होता है वृषण। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले हेडिंग पर। आप लोगों को समझ आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम चलते हैं अगले हेडिंग पर। देखिए अगला हेडिंग में क्या कह रहे हैं, अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है, देखिए प्रत्येक वृषण के पश्च भाग से लगभग 6 मीटर लंबी एक चपटी नलिकाकार संरचना निकलती है, जिसका निर्माण अपवाहक नलिकाओं द्वारा होता है, तो उसे ही अधिवृषण कहते हैं। सॉरी बच्चों, कहते हैं, जो शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, अधिवृषण। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक वृषण के पश्च, जो वृषण होता है उसके पश्च भाग में लगभग 6 मीटर लंबी चपटी नलिका होती है, नलिकाकार संरचना होती है, जिसका निर्माण अपवाहक नलिकाओं द्वारा होता है। अपवाहक नलिकाओं द्वारा होता है, जो शुक्राणु को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करता है, मार्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम अगली हेडिंग पर चलते हैं। आइए अगली हेडिंग पर हम चलेंगे। ये देखते हैं अगली हेडिंग क्या कह रहा है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, देखिए नर जनन तंत्र की वह नलिका जो शुक्राणुओं को शुक्राशय में पहुंचाने का कार्य करती है, उसे ही शुक्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। नर जनन तंत्र की वह नलिका, जो नर जनन तंत्र की वह नलिका होती है, जो शुक्राणुओं को शुक्राशय में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को जो शुक्राशय तक पहुंचाने का जो कार्य करती हैं, उसे ही शुक्रवाहिनी कहते हैं, जो लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ठीक है बच्चों, देखिए शुक्रवाहिनी। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, यह है जो यह नली आ रही है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यह नली आ रही है, यहाँ वृषण से यह नली जा रही है, यही है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी यही नली है, यही नली शुक्रवाहिनी है। ठीक है बच्चों, ये चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। ये हम देखेंगे मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, वीर्य तथा मूत्र के सहमार्ग को ही मूत्र मार्ग कहते हैं, जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो वीर्य
तथा मूत्र मार्ग, मूत्र के सहमार्ग को ही मूत्र मार्ग कहते हैं, जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं मूत्र मार्ग। देखिए यहाँ पर देखिए, यह देखिए यही है मूत्र मार्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, यही है मूत्र मार्ग। यहाँ से देखिए, यहाँ से यही है जो यहाँ से वीर्य और मूत्र के सहमार्ग को, यहाँ पर देखिए वीर्य का भी यहाँ पर आया है नली, और मूत्राशय से भी एक नली आई है, इसलिए दोनों को ही सहमार्ग को ही मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चलिए देखते हैं अगली हेडिंग। आइए देखते हैं शिश्न। यह एक पेशीय बेलनाकार मैथुनांग है जिसका निर्माण रुधिर एवं पेशियों से होता है। देखिए, यह एक पेशीय बेलनाकार मैथुनांग है जिसका निर्माण रुधिर एवं पेशियों से होता है। ठीक है बच्चों, जो मैथुन क्रिया में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, देखिए यह एक पेशीय बेलनाकार जो होता है, पेशीय बेलनाकार मैथुनांग होता है जिसका निर्माण रुधिर एवं पेशियों से होता है, जो मैथुन क्रिया के समय, मैथुन क्रिया या सेक्स के समय, ठीक है बच्चों, सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए शिश्न, शिश्न यही है जो बच्चों, देखिए यहाँ से पूरा हिस्सा जो है यही शिश्न कहलाता है, शिश्न। ठीक है प्यारे बच्चों, शिश्न, यहाँ से देखिए पूरा जो हिस्सा है यहाँ से यह शिश्न है। ठीक है बच्चों, ये चलते हैं हम अगली हेडिंग पर, देखते हैं अगली हेडिंग में। देखिए, नर में सहायक जनन ग्रंथियां, नर में निम्नलिखित सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, पहला है शुक्राशय, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा है काउपर की ग्रंथि, रेक्टनल ग्रंथि। ठीक है बच्चों, रेक्टनल ग्रंथि। चलिए हम अब दूसरे विस्तृत उत्तरी प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ तक हमारा यह नर जनन तंत्र होता है समाप्त। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिख देंगे आप लोग तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा पेपर में। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विस्तृत क्वेश्चन। मनुष्य की मादा जनन तंत्र की संरचना तथा कार्य लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मनुष्य की मादा जनन तंत्र और संरचना तथा कार्य लिखिए। ठीक है, चलिए बच्चों आइए देखते हैं मादा जनन अंग। ठीक है बच्चों, देखिए मादा जनन अंग, मादा जनन अंग में हम देखिए यह क्या है, यह है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका या शुक्रवाहिनी। ठीक, अंडवाहिनी, सॉरी बच्चों, यह अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी, सॉरी, अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। ठीक है प्यारा बच्चों, और यह देखिए यह झालेदार कीप, झालेदार अंगुली जैसी संरचना होती है जो अंडाशय को पकड़ कर रखती है। ठीक है प्यारा बच्चों, देखिए यह क्या है, झालरदार कीप, झालरदार कीप। ठीक है, झालरदार कीप है। ठीक है, यह देखिए यह है अंडाशय, यह जो है गर्भाशय। यह देखिए यह भाग जो है ग्रीवा है, ग्रीवा। यह जो है योनि। ठीक है बच्चों, योनि। आइए हम एक एक करके इन सभी अंगों को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इन सभी अंगों को विस्तृत रूप से देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए पहली हेडिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग, मादा जनन अंग तंत्र में निम्नलिखित जनन अंग पाए जाते हैं। जो मादा जनन तंत्र होती हैं उसमें निम्नलिखित जनन अंग पाए जाते हैं, जिसमें दिया है
देखिए यहाँ पर देखिए पहला दिया है अंडाशय, दूसरा दिया है अंडवाहिनी, तीसरा दिया है गर्भाशय, चौथा दिया है योनि, पांचवा दिया है भग और छठा दिया है सहायक जनन ग्रंथियां। ठीक है प्यारे बच्चों, छठा दिया है सहायक जनन ग्रंथियां। आइए देखते हैं हम अंडाशय। अंडाशय क्या होता है। देखिए मादा में एक जोड़ी अंडाशय, मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में वृको, ठीक है प्यारे बच्चों, वृको के नीचे गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में वृको के नीचे गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं, जो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर मोटा है। जो प्रत्येक अंडाशय चपटा श्वेत बादाम आकृति का होता है, जिसे अंडाणु का निर्माण तथा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। देखिए हम लोगों ने नर जनन अंग में पढ़े थे, उसमें इसमें मादा में देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, उसमें टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव हो रहा था। यह बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या करें, अंडाशय मादा में एक जोड़ी मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मादा में जो एक जोड़ी अंडाशय होता है, मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है जो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर जो होता है मोटा होता है। प्रत्येक अंडाशय जो होता है चपटा श्वेत बादाम की आकृति का होता है, जिसमें अंडाणु का निर्माण भी होता है तथा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम अगले हेडिंग पर। देखिए आप आइए देखते हैं। देखिए यह अंडाशय है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यही अंडाशय है, यही अंडाशय है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक अंडाशय, यहाँ पर भी एक अंडाशय जो है गर्भाशय के दोनों तरफ, देखिए गर्भाशय के दोनों तरफ है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगली हेडिंग। आइए हम देखते हैं अंडवाहिनी। ठीक है बच्चों, अंडवाहिनी हम देखेंगे। देखिए दिया है मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र की वह नलिका जिसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका कहलाती है, जो एक कीपनुमा झालेदार संरचना होती है। ठीक है बच्चों, कीपनुमा झालेदार संरचना होती है। जो निषेचन होता है, जो अंडाणु होता है या फैलोपियन नलिका जो है, ठीक है बच्चों, यहाँ से जो गर्भाशय है, यहाँ से जो शुक्राणु आएगा यहाँ पर गमन करते हुए, यहाँ से आएगा निषेचन जो होता है यहाँ पर, वो फैलोपियन नलिका में ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फैलोपियन नलिका में ही निषेचन होता है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, मादा जनन तंत्र की वह नलिका जिसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, फैलोपियन नलिका, मादा जनन की तंत्र की वह नलिका जिसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका कहलाती है, जो एक कीपनुमा झालीदार संरचना होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कीपनुमा झालीदार संरचना होती है। आइए देखते हैं फैलोपियन नलिका। देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ से अंड स्रावित होगा तो यहाँ पर अंड आएगा, अंडाणु आएगा, यहाँ से अब यहाँ से शुक्राणु जाते जाते यहाँ पर ही निषेचन होगा। ठीक है बच्चों, निषेचन होकर फर्टिलाइजेशन होकर यहाँ पर गर्भाशय में आ जाएगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही है फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग। ये देखते हैं हम गर्भाशय। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए गर्भाशय, गर्भाशय से दूर की तरफ दोनों अंडवाहिनियां आपस में जुड़कर, गर्भाशय से दूर की तरफ दोनों अंडवाहिनियां आपस में जुड़कर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं, जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है बच्चों, अंडाशय से दूर, अंडाशय देखिए प्यारे बच्चों, ये देखते हैं। देखिए जो
क्या कर रहा है, अंडाशय से दूर, यह दो अंडाशय हैं, अंडाशय से दूर की तरफ दोनों अंडवाहिनियां आपस में जुड़कर, दोनों अंडवाहिनियां देखिए यहाँ पर जुड़ी हैं, यहाँ पर जुड़ी हैं, अंडवाहिनियां आपस में जुड़कर थैलीनुमा, देखिए थैलीनुमा जो है, थैली, ये देखिए थैलीनुमा संरचना, देखिए बच्चों थैलीनुमा संरचना बना रही हैं, थैलीनुमा संरचना बना रही हैं, संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। देखिए थैलीनुमा, यह देखिए यहाँ पर थैलीनुमा संरचना एक बनाई है, उसे ही हम गर्भाशय कहते हैं, जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है बच्चों, यही होता है गर्भाशय। देखिए ये गर्भाशय है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ आया। ये चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। आइए देखते हैं योनि, वजाइना, इंग्लिश में इसे वजाइना भी कहते हैं। देखिए गर्भाशय के मुख को ही योनि कहते हैं, गर्भाशय की जो मुख होती है उसे ही योनि कहते हैं, जो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेशी नलिकाकार संरचना होती है। देखिए गर्भाशय, जो गर्भाशय का मुख होता है, देखिए यहाँ से ही आया है, देखिए ये दोनों ही गर्भाशय के मुख हैं। यहाँ पर देखिए इसे ही हम योनि कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे ही हम योनि कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है, गर्भाशय के मुख को ही योनि कहते हैं, जो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेशी नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम चलते हैं अगले हेडिंग पर। समझ में आया होगा आप लोगों को। ये देखते हैं भग, योनि से संबंधित, योनि से जितनी भी भागे संबंधित होती हैं, बाह्य जनन अंगों को ही भग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, योनि से संबंधित बाह्य जनन अंगों को ही भग कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा। ये चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। देखिए बच्चों, आइए अगली हेडिंग है सहायक जनन ग्रंथियाँ। मादा में निम्न सहायक जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला है बार्थोलिन की ग्रंथि, दूसरा है स्तन ग्रंथि। देखिए पहला है बार्थोलिन की ग्रंथि, दूसरा है स्तन की ग्रंथि। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमारा मादा जनन तंत्र भी समाप्त होता है, और जिस तरह हमने लिखवाया है उसी तरह आपने पेपर में लिख दिया या समझाया है उसी तरह आपने पेपर में लिख दिया, तो आपको एग्जामिनर जो है पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरे के पूरे नंबर, 100% पूरे के पूरे नंबर देगा। यह पेपर में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। पेपर में यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पिछले कई वर्षों तक ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। मानव शुक्राणु की संरचना सहित संचित वर्णन कीजिए। मानव का जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु की रचना सहित संचित वर्णन करना है, चित्र सहित वर्णन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम शुक्राणु की संरचना। आप लोगों को पूरा तो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नहीं देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह आप लोगों को शुक्राणु का पूरा संरचना दिखाई दे रहा होगा। आइए हम इसके नाम लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखते हैं। ये देखिए हमारा जो है यह शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग। ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो भाग होता है यह हमारा होता है मध्य या ग्रीवा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से जो यहाँ तक का भाग होता है, पूरा पूंछ की जो होती है वो होती है, ये होती है पूंछ। ठीक है, देखिए यह हमारा होता है एक्रोसोम। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्रोसोम होता है। यह होता है हमारा केंद्रक। ठीक है प्यारे बच्चों, केंद्रक होता है। इसी में होती है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
यह हमारी है पूंछ। पूंछ, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं। देखिए, मानव शुक्राणु की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करना। देखिए शुक्राणु, पहला हेडिंग है हमारा शुक्राणु। शुक्राणु, आइए देखते हैं शुक्राणु। शुक्राणु सूक्ष्मदर्शी। शुक्राणु सूक्ष्मदर्शी, पतला एवं लंबा होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 60 माइक्रोन मीटर होती है, जिसके निम्न भाग होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसके निम्न भाग होते हैं शुक्राणु। देखिए यही है हमारा शुक्राणु, देख रहे हैं आप लोग। देखिए यही है शुक्राणु, जो लगभग 60 माइक्रोन मीटर लंबा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं हम इसके भाग कौन से हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जिसके निम्न भाग होते हैं। देखिए पहला है जो शीर्ष है, दूसरा मध्य एवं ग्रीवा, तीसरा है पूंछ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था। देखिए यहाँ से जो यहाँ तक का भाग है वह शीर्ष है, यहाँ से जो यहाँ तक भाग है वह मध्य भाग या ग्रीवा भाग है। यहाँ से देखिए यहाँ पर है जो यह पूंछ है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं। देखिए शुक्राणु के शीर्ष भाग पर ही टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। जो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर ही टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जिसका निर्माण गाल्जी काय से होता है, जिससे हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम का स्राव होता है, जो मादा की अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है बच्चों, नष्ट करने का कार्य करता है। देखिए क्या कह रहा है, शीर्ष भाग में जो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा जो होती है संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम का कहते हैं, जिसका निर्माण जो होता है वो गाल्जी काय से होता है। निर्माण जो उसका होता है एक्रोसोम का गाल्जी काय से होता है, जिससे हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम का स्राव होता है, जो अंडाणु देखिए बच्चों यहाँ पर अंडाणु है, इसकी जो झिल्ली होती है, इसको जो हमारा शुक्राणु है वह जाकर इसको ही भेदेगा। एक्रोसोम जो अंडाणु की झिल्ली को भेदने का कार्य करता है, ठीक है बच्चों, जो मादा के अंडाणु को नष्ट करके ने का कार्य करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आइए हम देखते हैं एक शीर्ष भाग में क्या है। देखिए यही है एक्रोसोम, जो एक टोपीनुमा संरचना है। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जो एक्रोसोम कहलाता है, जो हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम का स्राव करके मादा की झिल्ली को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए हम चलते हैं अगली हेडिंग पर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया, ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ या नहीं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ से देखिए मध्य एवं ग्रीवा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं मध्य एवं ग्रीवा। शुक्राणु, शुक्राणु के मध्य भाग को ही शक्तिगृह कहते हैं, क्योंकि इसी भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए शुक्राणु के मध्य भाग को ही शक्तिगृह भी कहा जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग को शक्तिगृह कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान गति के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, यह जो है यह मध्य भाग है, यह माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो इसे शक्तिगृह भी कहते हैं। शक्तिगृह, ऊर्जा का शक्तिगृह भी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ आया होगा। आइए चलते हैं हम अगले हेडिंग पर। आइए अगली हेडिंग क्या करें, पूंछ। यह शुक्राणु का अंतिम एवं लंबा भाग होता है, जो लगभग 50 माइक्रोन लंबा होता है, जो शुक्राणु को तैरने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है प्यारे बच्चों, जो शुक्राणु को तैरने में सहायता प्रदान करता है। तो सबसे लंबा भाग जो होता है शुक्राणु का वह पूंछ होता है, क्योंकि यह 50 माइक्रोन मीटर लंबा होता है, और 10 माइक्रोन मीटर लंबे में उसके शीर्ष भाग होते हैं, मध्य भाग होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।
यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं। आप लोग इस वीडियो में इस तीनों प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न पेपर में 10 या 12 के पेपर में जरूर पूछ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि प्रेस उस बेल आइकन को ऑल कर दें, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देखें और कुछ जानकारी लें। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।